आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक चिड़ियाघर में हिरण एवं मोर है, उनके सिरों की संख्या 80 तथा टांगों की संख्या 200 है, तो वहां मोर की संख्या क्या होगी। अब इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं और दूसरा बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से सोल्व करके देखते हैं कि इस धरती पे लगभग जो प्राणी है उनके सिर की संख्या केवल एक होती है। जितने प्राणी है उनके एक ही सिर हो सकता है। उनके टांगे हो सकती है, किसी के 2 हो, किसी के 4 हो और किसी के 6 हो, लेकिन यहाँ पे सिर जो है वो सबके एक एक ही होंगे। तो कुल सिरों की संख्या अगर 80 दी गई है, इसका मतलब होता है कि कुल जो जानवर है उनकी संख्या 80 है, क्योंकि जितने सिर उतने ही जानवर, क्योंकि प्रत्येक जानवर के एक सिर है। इस कारण से कुल जानवरों की संख्या हम अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जितने सिरों की संख्या होगी वही कुल जानवरों की संख्या होगी। तो ये दी गई है 80। ठीक। अब दूसरा, अगर मान लीजिए हम हिरण को अक्ष मान ले और मोर को वाई मान ले। जैसे हिरण को आपने अक्ष मान लिया और मोर को वाई मान लिया, तो x प्लस वाई पहली समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 80। कैसे बनी देखिए, x का मतलब हिरण की संख्या प्लस y का मतलब मोर की संख्या। तो हिरण प्लस मोर कुल कितने हैं 80, क्योंकि उनके सिरों की संख्या अगर 80 है, इसका मतलब हिरण और मोर को जोड़े तो उनकी संख्या टोटल 80 आ जाएगी। ये पहली समीकरण आपके पास में बन चुकी है। फिर कहा गया तथा टांगों की संख्या 200 है। तो अक्ष तो आपके पास में मोर है, आपने सॉरी अक्ष तो आपके पास में हिरण है, हिरण को आपने अक्ष मान रखा है। तो एक हिरण के कितने टांग होते हैं 4, तो अक्ष हिरण के कितने हो जाएंगे 4 अक्ष। जैसे एक हिरण के 4 हैं तो 2 हिरण के 4 गुणा 2, 10 हिरण के 4 गुणा 10, वैसे ही अक्ष हिरण के 4 गुणा अक्ष। अब वाई मोर है तो एक मोर के 2 टांग, तो वाई मोर के कितनी टांग हो जाएगी 2 वाई टांग हो जाएगी। वापिस समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपने अक्ष मान रखा है हिरण को, और हिरण के 4 टांग होने के कारण से एक हिरण के 4 टांग, तो अक्ष हिरण के 4 गुणा अक्ष मतलब 4 अक्ष टांग। अब वैसे ही वाई है वो आपने मान रखा है मोर को, तो एक मोर के 2 टांग, तो वाई मोर के कितनी टांग हो जाएगी 2 वाई टांग हो जाएगी। इनकी टोटल संख्या कितनी दे रखी है 200, तो ये आपने लिख दिया 200। अब देखिए, आप या तो अक्ष को खत्म कर दीजिए या वाई को खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पे y को खत्म करने के लिए y को यहाँ 2y बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के गुणांक आपको सेम करने होते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। आप समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो अक्ष की जगह तो हो जाएगा 2 अक्ष, y की जगह हो जाएगा 2y और 80 की जगह हो जाएगा 160। ठीक। अब ये 4 अक्ष ऐसी कैसी लिख दीजिए 2y और बराबर 200। आप चाहें तो समीकरण 1 में से 2 को गठा ले, चाहे तो 2 में से 1 को गठा ले। हम समीकरण 2 को गठा लेते हैं, जिसको गठाते हैं उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। 2y से 2y कट जाएगा, 2 अक्ष माइनस 4 अक्ष, तो बचेगा माइनस का 2 अक्ष बराबर 160 में से 200 गठे, माइनस का बचेगा 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 40 कटा 20 बार, तो अक्ष का मान आ गया 20। अक्ष क्या था, अक्ष आपने मान रखे हैं हिरण, इसका मतलब हिरण तो है कितने 20, तो मोर कितने बच गए, क्योंकि टोटल कितने हैं 80, 80 में से 20 गए तो 60, तो मोर आ जाएंगे 60। या आप अक्ष का मान यहाँ पे रख दीजिए 20 प्लस वाई बराबर 80, 20 का पक्षांतरण करेंगे तो 80 में से घटेगा, वाई का मान 60 आ जाएगा। तो मोर की संख्या आपके पास में प्राप्त हो गई कितनी 60। ऑप्शन नंबर डी। एक तो तरीका था ये वाला। अगर आप ये तरीका यूज नहीं करना चाहते तो एक दूसरा तरीका और भी है, वो है ऑप्शन से। आप उस ऑप्शन से चेक कीजिए। जैसे ऑप्शन में आपको पूछा गया है मोर की संख्या, ऑप्शन ए लेते हैं। अगर ऑप्शन ए में मोर की संख्या 20 लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 20 मोर, तो इसका मतलब टोटल जानवर तो वही 80 रखने हैं, तो 20 मोर, तो आपको हिरण कितने रखने पड़ेंगे 60 रखने पड़ेंगे। अब एक मोर के 2 टांग, तो 20 मोर के कितनी टांग हो जाएगी 40,
और एक हिरण के 4 टांग, तो 60 हिरण के 6 चौके 24, 240। अगर टांगों की संख्या जोड़ते हैं तो ये हो जाती है 280, जबकि टांगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 200। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत है। तो 20 और 60 तो गलत हो गया। फिर और हम देखते हैं ऑप्शन बी, मोर की संख्या देखते हैं 40, तो हिरण भी कितने लेने होंगे? 40। क्यों? क्योंकि हिरण और मोर जोड़ के होने चाहिए 80। एक मोर के 2 टांग, तो 40 मोर के कितने टांग? 80। और एक हिरण के 4 टांग, तो 40 हिरण के 160। 80 और 160, ये भी 200 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी 52। अगर आप मोर की संख्या 52 लेते हैं तो आपको हिरण की संख्या 28 लेनी होगी, क्योंकि जोड़ है वो 80 होना चाहिए। तो एक मोर के 2 टांग, तो 52 मोर की हो जाएगी 104 टांग, ये टांगों की संख्या है। और 28 हिरण है, तो 28 हिरण के कितनी टांग हो जाएगी? 28 गुणा 4, तो 56, 56, 112, ये हो गया 112। जोड़ते हैं तो जोड़ है वो 200 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब ऑप्शन डी पे चलते हैं। अगर मोर की संख्या 60 लेते हैं तो हिरण आपको लेने होंगे 20। अब देखिए टांगों की संख्या क्या हो जाएगी? एक मोर के 2 टांग, तो 60 मोर के 120 टांग। एक हिरण के 4 टांग, तो 20 हिरण के 80 टांग। 120 और 80 को जोड़ते हैं तो जोड़ कितना होता है? 200। आपको प्रश्न में भी क्या दे रखा है? टांगों की संख्या कितनी है? 200। इसका मतलब मोर है 60 और हिरण है 20। तो दूसरा तरीका ये है ऑप्शन से सोल्व करने का। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका सूटेबल हो, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। अब आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हमें समीकरण बनानी होती है, और अगर समीकरण बनाना आ गया तो फिर आयु से संबंधित कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, सही ही होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखो कैसे दिया गया है। अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। तो एक चीज तो ये देखना कि आपको किसको मानना है। तो बाद वाला जो है उसको मानना होता है हमेशा। जैसे शुरुआत में लिखा है अभी की आयु, और बाद में कौन आया? बेटी की आयु। तो लिखा हुआ बाद में है उसको हम पहले लिख लेते हैं और उसको अक्स मान लेते हैं। हालांकि इसने लास्ट में कह भी दिया कि यदि बेटी की वर्तमान आयु अक्स है, तो इसका मतलब आपको बेटी की आयु है वो अक्स माननी है। तो सबसे पहले तो हमने वर्तमान आयु लिख ली, ये तो है अभी, और ये है उसकी बेटी। अब कहा कि यदि बेटी की वर्तमान आयु अक्स है, तो बेटी की वर्तमान आयु आपने लिख दी अक्स। इसने सबसे पहले कहा अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है, तो अक्स से 2 गुना, अक्स से 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अक्स। ठीक, ये बेटी की आयु अक्स है, तो अभी की आयु हो जाएगी 2 अक्स। ठीक है जी। फिर कहा 5 वर्ष पहले, इसका मतलब ये वर्तमान में है, तो 5 वर्ष पहले अभी है, उसकी आयु भी वर्तमान से 5 साल कम थी, और उसकी बेटी की भी जो वर्तमान आयु है उससे 5 साल कम थी। जैसे उदाहरण के लिए आज से 1 साल पहले मैं भी जितनी उम्र का हूं उससे 1 साल छोटा था, और आप भी जितने उम्र के हैं उससे आप भी 1 साल छोटे थे। तो 5 साल पहले की बात करें तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले। आयु के सवाल वर्तमान से अगर आप सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो 5 साल पहले ये 2 अक्स नहीं था, इससे कितना कम था? 5 कम था। और इसकी बेटी है वो भी अक्स की नहीं थी, वो भी 5 साल छोटी थी। ये भी 5 साल छोटा और ये भी 5 साल छोटी। ठीक है जी। अब कहा 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी। इसका मतलब बेटी की आयु की 4 गुना, तो बेटी की आयु की 4 गुना करते हैं तो ये होता है x माइनस 5। इसको 4 गुना करना होगा, तब जाके किसकी आएगी? अभी की आयु। तो ये अभी की आयु आ जाएगी कब? 5 साल पहले। अब हमें यहां से कितना प्राप्त हो रहा है? 2x माइनस 5। इसका मतलब ये भी अभी की आयु है, और बेटी की आयु को चौगुना कर दें तो वो भी अभी की आयु के बराबर है। इसका मतलब ये और ये दोनों अभी की आयु है, अर्थात ये दोनों बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 5 ये बराबर है किसके? 4 कोष्टक x माइनस 5 के। अब आपको ऑप्शन देखना एक बार। ऑप्शन में यही दिया गया है कि
कौन सी समीकरण है वो बनेगी। तो चेक करते हैं 2x-5 कौन से में है। 2x-5 यहाँ पे भी है, 4x-5, लेकिन यहाँ पे तो x+5 है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। चेक करते हैं 2x-5, तो ये 2x-5 नहीं है, ये 2x-5 नहीं है, ये रहा 2x-5 और बराबर 4x-5। इसका मतलब ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। ठीक, एक बार वापिस समझिए इसको। आयु से रिलेटेड जो सवाल है उसमें आप बिल्कुल भी मत घबराना, बहुत ही इजी होते हैं। जैसा वो कहे आप उसको वैसा का वैसा लिख दो। वापिस सोल्व करते हैं। देखो, इसने कहा अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगुनी है। इसका मतलब बेटी की आयु को आप x मानते हैं और इसने प्रश्न में कह भी दिया कि बेटी की आयु है x। तो अभी की आयु है वो दुगुनी है, इसका मतलब x से दुगुना करना है 2x। ये कब की आयु है, वर्तमान आयु है। फिर इसने कहा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों ही 5-5 वर्ष छोटे थे। तो अभी को भी 2x से 5 कम कर दो और बेटी है उसको भी x से 5 कम कर दो। अब इसने कहा 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी। तो बेटी की आयु की 4 गुना थी। तो देखिए ये x-5 वर्तमान आयु 5 साल पहले की आयु है, इससे 4 गुना थी, तो इसका 4 गुना करना है। तब किसकी आयु आ जाएगी, बराबर आएगी अभी की आयु। और अभी की आयु कितनी है, 2x-5 है। इसका मतलब ये जो 2x-5 है वो बराबर है 4x-5 के। ऐसे आपने इसको सोल्व किया था। दूसरा एक और तरीका वापिस समझिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु x और ये दुगुना है तो 2x। 5 साल पहले ये भी 5 कम कर दो और ये भी 5 कम कर दो। ठीक है, अब आप एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए मैं कहूं ये 5 है और ये 10 है। ठीक, मैंने कहा ये 5 है, इससे ये दुगुना है। कौन, 10 दुगुना है, 10 है वो 5 से दुगुना है, आपको भी पता है दुगुना है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो ये तो दुगुना है, अगर इसको भी दुगुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझिए, देखो ये 5 है, 5 से 10 दुगुना है, तो ये दुगुना है, तो इसको भी दुगुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 5 का दुगुना 10 और ये 10, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो पहले से दुगुना है उसको गुणा नहीं करना है, नहीं तो वो 4 गुणा हो जाएगा। जो कम है उसको भी दुगुना कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो x-5 है वो बेटी की आयु है, x-5 है वो बेटी की आयु है और 2x-5 है वो अभी की आयु है। अब कहा अभी की आयु 4 गुनी है, तो ये तो 4 गुनी ऑलरेडी है, अगर इसको भी 4 गुनी कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो इसको भी 4 से गुणा कर दिया तो दोनों बराबर हो जाएगी। ये होता है दूसरा तरीका। और वैसे प्रश्न में भी लिखा गया है कि इसकी आयु का 4 गुना, तो आपको इसी को तो 4 से गुणा करना होगा, तब वो बराबर होगा किसके, अभी की आयु के। तो कई ऐसे रटते हैं कि जिसको दे रखा है उसके उल्टे को गुणा करना है, वो चीजें रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। कहा इसका 4 गुना, तो इसी का तो 4 गुना करेंगे आप, इसको 4 से गुणा थोड़ी कर देंगे, ये तो ऑलरेडी 4 गुना है। ठीक, चलो जी, अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा है राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, इसका मतलब वर्तमान आयु पहले आपको लिखनी होगी। वर्तमान आयु ये आपने कितने मान ली, x मान ली। अब राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, तो 5 वर्ष पहले x-5 वर्ष का था, तथा 5 वर्ष बाद की आयु, इसका मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद, तो ये कहां से है, वर्तमान से है, ध्यान रखना। इस 5 से 9 बाद में नहीं है, इसने कहा वर्तमान से 5 वर्ष पहले और वर्तमान से 9 वर्ष बाद,
तो वर्तमान में है x का, तो 9 वर्ष बाद में हो जाएगा x प्लस 9 का। 5 वर्ष पहले था x माइनस 5 का। फिर कहा इनका गुणनफल है वो 15 है, तो 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद वाली आयु, तो ये x माइनस 5 और x प्लस 9, इन दोनों का गुणनफल है वो कितना है? 15। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु मतलब क्या? आपको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। चलिए सोल्व करते हैं। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 9 से गुणा किया प्लस का 9x, अब माइनस के 5 को x से गुणा किया माइनस का 5x, और माइनस के 5 को 9 से गुणा किया माइनस का 45 और बराबर हो गया 15। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 5x, तो कितना बचेगा? प्लस का बचेगा 4x, और ये 15 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 45 में, क्योंकि ये 15 माइनस का इधर होगा, तो माइनस 45 और माइनस 15 हो जाएंगे माइनस के 60 बराबर 0। ठीक, अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। अगर गुणा करें तो आना चाहिए 60, जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए 4। तो सोचिए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे आता है 4 और गुणा करने पे आता है 60? तो वो है 10 और 6। 10 गुणा 6 60 होता है, 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 बचता है। इसका मतलब आपको घटाने या जोड़ने पे प्लस का चाहिए, तो 10x को लेना पड़ेगा प्लस का और 6x को लेना होगा माइनस का। तो टुकड़े करते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60। कैसे? 10x में से 6x गए तो 4x बचेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 10 गुणा 6 60 भी आ जाएगा। अब देखो इसमें x कॉमन है तो यहाँ बच गया x प्लस 10, और यहाँ पे 6 कॉमन है तो बच गया x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ x प्लस 10 फिर से कॉमन है तो x प्लस 10 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x माइनस 6 और बराबर 0। अगर दो पद है और उनका गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला पद 0 है या फिर दूसरा पद 0 है। तो पहले पद को 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 10 बराबर 0 करने से x का मान आ जाएगा माइनस का 10। क्या किसी की उम्र माइनस में हो सकती है वर्तमान आयु? नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरे पद को 0 के बराबर करके चेक करते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 6। क्या किसी की आयु प्लस में हो सकती है? बिल्कुल। इसका मतलब अभी इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 6, तो x का मान आ जाएगा 6। तो जो आपके सवाल में दिया गया है कि राजीव है उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो 6 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं कि क्या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से? तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है, तरीका देख लीजिए। ऑप्शन ए देखते हैं। राजीव की वर्तमान आयु अगर 5 साल लेते हैं तो 5 वर्ष पूर्व है तो ये था 0 का, और 9 साल बाद में तो 9 और 5 हो जाएगा 14, गुणा करेंगे तो 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0 कर देगा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी लेते हैं। वर्तमान आयु 6, तो 5 वर्ष पहले कितने का था बताइए? 1 साल का, और 9 साल बाद में तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। 9 और 6 हो जाएंगे 15। इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो 1 गुणा 15 कितना आता है? 15। और ऑप्शन सवाल में यही दिया गया है कि इनका गुणनफल है वो कितना है? 15। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6। ऑप्शन सी से अगर करते तो 7 मानते। 5 साल पहले कितने का था? 2 साल का। 9 साल बाद में कितने का? 16। गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 आएगा, जबकि गुणनफल 15 आना चाहिए। ऑप्शन डी अगर लेते तो 8 लेते। 5 साल पहले 3 का होता, 9 साल बाद में 17 का होता, गुणनफल करते तो 51 होता, जबकि गुणनफल कितना होना चाहिए? 15। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, 6 वर्ष। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। अब जैसा कहा वैसा का वैसा लिख लो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि कौन से की आयु है उसको अक्स मानना है।
तो बाद में किसका नाम लिखा हुआ है? पुत्र का। पहले लिखा हुआ है पिता का, पिता की आयु पुत्र की आयु की, तो जिसका नाम बाद में आता है उसकी आयु को अक्ष मानते हैं। तो पुत्र है, इसकी आयु को आपने मान लिया अक्ष। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुणी, तो अक्ष का 6 गुणा कितना होता है? 6x। पिता की आयु 6x है और पुत्र की आयु अक्ष है। फिर कहा 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 4 वर्ष बाद, तो दोनों ही 4-4 साल बड़े होंगे। ये 6x+4 का होगा और ये x+4 का होगा। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुणी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 4 गुणी, तो इसका 4 गुणा हो जाएगी। तो इसका 4 गुणा करते हैं, तो 4 से गुणा कर दो। ये किसके बराबर हो जाएगी? पिता की आयु के बराबर। और पिता की आयु कितनी है? 6x+4। ठीक, बहुत ही आसान है, सोल्व करते हैं। 6x+4 बराबर 4 को अक्ष से गुणा किया, 4x+4 चौके 16, ये 2 अक्ष बचेगा और ये 4 इधर जाके घटेगा, तो 16 - 4 बचेंगे 12। अक्ष का मान आ जाएगा 6। अक्ष क्या है? पुत्र की आयु कितनी आई? 6 वर्ष। पिता की आयु कितनी है? 6 का 6 गुणा 36, 36 और 6, ये हो जाएगी पिता और पुत्र की आयु। अब सवाल में देखना, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः है। क्रमशः का मतलब होता है जिसका नाम पहले दिया है उसकी आयु पहले बतानी है और जिसको बाद में पूछा गया है उसकी आयु बाद में बतानी है। तो पहले आपको पुत्र की आयु बतानी है, बाद में आपको पिता की। तो पुत्र की आयु कितनी? 6 वर्ष। पिता की आयु कितनी? 36 वर्ष। तो 6 और 36 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ये लो, हो गया। अब इसको भी ऑप्शन से सोल्व करके चेक करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं 4 और 24। पुत्र की आयु 4 और ये कितना? 24। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुणी है, बिल्कुल है। आगे देखते हैं, 4 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 28 का और ये हो जाएगा 8 का। पुत्र की आयु की 4 गुणा हो जाएगी, तो इसका चौगुना है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 5 और पिता की आयु 30, 5 का 6 गुणा 30, बिल्कुल सही है। 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 34 का, ये हो जाएगा 9 का। 9 का है क्या? 4 गुणा नहीं है, 9 चौके तो 36 होता है, जबकि ये कितना है? 34, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, पिता की आयु 36 और पुत्र की आयु 6। 4 वर्ष बाद में ये हो जाएगा 10 साल का, 4 वर्ष बाद में ये हो जाएगा 40 का। है क्या 4 गुणा? बिल्कुल है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। ऐसे आप ऑप्शन से भी इसको सरल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर कुछ सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले लिखते हैं रानी और इसकी उम्र है y वर्ष और इधर लिखते हैं हमीद। अब इसने कहा रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। तो हमीद से x वर्ष बड़ी है, इसका मतलब हमीद इससे x वर्ष छोटा है। देखिए, मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है। अगर राम की आयु 20 है और श्याम की आयु 22 है, तो आप कह सकते हैं कि राम से ये 2 साल बड़ा है, ये 2 वर्ष बड़ा, तो ये 2 वर्ष छोटा। अर्थात एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से जितना बड़ा है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से उतना ही छोटा हो जाएगा। मान लीजिए राम 20 साल का है और श्याम 22 का है, तो श्याम 2 साल बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 साल बड़ा तो ये 2 साल छोटा। ठीक, तो एक व्यक्ति जितना बड़ा होता है दूसरा व्यक्ति उससे उतना ही छोटा होता है। तो अब कहा रानी है वो x वर्ष बड़ी है, इसका मतलब हमीद है वो रानी से x वर्ष छोटा है। तो रानी से x वर्ष छोटा, तो इससे x कम कर दो, तो ये y माइनस x का है। ये आपके पास में समीकरण बन गई। वापिस समझिए, रानी की उम्र है वो y साल की है, दे रखा है इसमें कि रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है, इसका मतलब हमीद है वो x वर्ष छोटा हो गया। फिर कहा 15 वर्ष पूर्व,
तो 15 वर्ष पहले दोनों ही 15-15 साल कम हो जाएगा, तो y माइनस 15 और ये y माइनस x का तो है और इससे भी 15 कम कर देंगे। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो रानी की आयु की 1/4, तो रानी की आयु का 1/4 कर दें तो किसकी आयु आ जाती है? हमीद की आयु, और हमीद की आयु है y माइनस x माइनस 15। तो निम्न में से कौन सत्य है? अब आपको इसको थोड़ा सा सोल्व करके बताना है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप 4 को इधर भेज दीजिए, 4 का पक्षांतरण करेंगे तो वो गुणा हो जाएगा, 1 इनसे गुणा होगा तो ये तो y माइनस 15 रह जाएगा, और 4 गुणा होगा तो 4y माइनस 4x माइनस 15 गुणा 4 हो गया 60। आप एक साइड में इनका पक्षांतरण कर लीजिए, या तो उस साइड ले जाइए सबको, तो उस साइड लेके जाएंगे तो y इधर आके 4y में से घटेगा तो 3y, और ये माइनस का हो जाएगा 4x, और ये 60 है, इसको आप इधर ले आइए तो ये 60 प्लस का और ये माइनस का 15, तो ये आपके पास 3y माइनस 4x, 60 में से 15 गए तो 45। ऐसा है क्या किसी में? 45 बराबर 3y माइनस 4x, 3y माइनस 4x बराबर 45, ऑप्शन ए में। ठीक, तो आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। वापिस एक बार समझिए, इसने कहा रानी की आयु है वो y वर्ष है, तो आप रानी की आयु को y वर्ष लिख दीजिए। फिर इसने कहा हमीद जो है उससे ये y अक्ष बड़ा है, मतलब रानी की जो आयु है वो हमीद से अक्ष ज्यादा है, तो इसका मतलब हमीद इससे अक्ष कम हो जाएगा। ये ज्यादा है तो ये कम, तो ये कम कर दिया कितना? अक्ष। फिर कहा 15 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 15 घटा दो, इसमें से भी 15 घटा दो। फिर कहा रानी की आयु का 1/4, तो रानी की आयु का 1/4 कर दिया, तो रानी की आयु y माइनस 15, इसका 1/4 कर दिया, तो किसकी आयु आ जाएगी? हमीद की आयु आ जाएगी। फिर इसको थोड़ा सरल कर लिया तो ये आपके पास में प्राप्त हो गया। सवाल नंबर 6 देखते हैं। मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। अब दो जनों की आयु का योग दे रखा है, तो अगर एक की आयु को अक्ष माने तो दूसरे की आयु को उसमें से टोटल जोड़ में से घटा दो। जैसे मान लो एक राम है और एक श्याम है। राम 20 वर्ष का है और कहा दोनों की आयु का जोड़ 50 है, तो श्याम कितने का हो जाएगा? 50 में से राम की आयु निकाल दो तो श्याम की 30 बच जाएगी, दोनों का जोड़ देख लो 50 हो जाएगा। वही इसमें अप्लाई करना है। और फिर सवाल में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु मोनिका की आयु से 4 गुना थी और मोनिका की आयु ज्ञात करें। आपको सवाल में मोनिका की आयु पूछी गई है, तो आप मोनिका की आयु को अक्ष मान लीजिए, क्योंकि आपके फिर अगर मोनिका की जगह उसकी माता की आयु को अक्ष मान लिया तो जो उत्तर आएगा वो अक्ष का आएगा, और आप जल्दबाजी में इसको सोल्व नहीं करेंगे और जल्दबाजी में उसी को अक्ष को ही टिक लगा के आगे चले आएंगे। तो मोनिका की आयु है और उसकी माता की आयु है, इनका योग कितना है? 49, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। आपको ज्ञात करनी है मोनिका की आयु, तो मोनिका की आयु को मान लीजिए x, तो माता की आयु 49 में से घटा दीजिए x। भाई दोनों का जोड़ 49 आना चाहिए, तो एक की x तो दूसरे की 49 माइनस x। वापिस इसको और इसको जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा और जोड़ है वो 49 आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व, तो ये लो 7 वर्ष पहले मोनिका थी x माइनस 7 की, इसकी माता थी 49 माइनस x और इससे 7 कम की। फिर कहा 7 वर्ष पूर्व माता की आयु मोनिका की आयु से 4 गुना थी, तो मोनिका की आयु से 4 गुना, तो मोनिका की आयु का 4 गुना कर दो, तो ये कर दिया 4 से गुना, तो किसकी आयु आ जाएगी? माता की आयु। और माता की आयु कितनी है? 49 माइनस x माइनस 7। सोल्व करते हैं, 4 को x से गुणा किया, 4x माइनस 7 चौके 28 बराबर 49 माइनस x माइनस 7। या आप चाहें तो इसको सरल भी कर लो, 49 में से 7 को घटा दो यहीं पे, तो ये कितना बचेगा? 42 और माइनस x, ये माइनस का अक्ष इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये 4x और x हो जाएगा 5x बराबर,
ये 28 इधर आके जुड़ेगा, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 7। वहां तक 5 अक्स का मान आ गया 70। अक्स का मान 70/5 कितना आ जाएगा बताइए। 70 में 5 का भाग देंगे तो 14 पंजे 70 होता है। इसका मतलब 14 बार चला जाएगा। अक्स का मान आ गया 14। तो मोनिका की आयु कितनी है? 14 साल है। और माता की आयु पूछे तो 49 में से 14 कम कर देना। आपको पूछा गया है मोनिका की आयु ज्ञात करें तो कितना आया? 14, ये उत्तर। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल। अब इनको भी समझिए। सतत का मतलब होता है लगातार, और कर्मागत का मतलब होता है क्रम से आगत, मतलब क्रम के अनुसार नेक्स्ट। तो कर्मागत कह दो या सतत कह दो, एक ही बात है। सतत का मतलब होता है लगातार, अर्थात एक के बाद एक। तो दो विषम संख्याएं। अब विषम में और सम संख्या में एक विशेषता होती है। जैसे विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, इनमें सब में दो दो का अंतर होगा। अगर एक संख्या एक है तो इससे अगली है वो इससे दो ज्यादा होगी। कोई भी संख्या लेंगे 7 तो उससे अगली है वो इससे दो ज्यादा होगी। तो उनमें दो दो का फर्क होता है। और यही होता है सम संख्या में। सम संख्याएं होती है 2 4 6 8, और इसमें भी पहली संख्या से दो ज्यादा होती है नेक्स्ट वाली संख्या। कोई सी भी संख्या ले लो, 6 से दो ज्यादा होगी 8। मतलब दो लगातार सम संख्याएं लेंगे या दो लगातार विषम संख्याएं लेंगे तो एक को आप अक्स मानते हैं तो अगली है उसको अक्स प्लस 2 मान सकते हैं। उससे आपका सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। आपको अक्स और वाई नहीं मानना है। तो इसने कहा दो लगातार विषम संख्याएं, इसका मतलब एक विषम संख्या तो आप अक्स मानते हैं, तो दूसरी विषम संख्या है उसको अक्स प्लस 2 मानना है। ठीक, ये पहली विषम संख्या और ये अगली नेक्स्ट विषम संख्या। इसको अक्स माना तो इसको अक्स प्लस 2 मानना है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है। अगर आप ऐसा मानोगे तो इनका गुणनफल करेंगे तो अक्स और इसको गुणा करना होगा अक्स प्लस 2 से, और इसका गुणनफल 6223 आएगा। तो छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या आपने ये मानी है पहले वाली, इसका वर्गमूल मतलब आपको इसका रूट करके बताना है। तो अगर आप इससे सवाल सोल्व करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, अक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 6723 और बराबर 0। अब आप ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर 6723 और जोड़ें या घटाएं तो 2x। तो आप ऐसे टुकड़े करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि टुकड़े करने में भी आपको सोचना होगा कि वो टुकड़े कौन कौन से होंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ दोनों ही तरीके से कैसे सोल्व करते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए कि दो विषम संख्याएं हैं x और x प्लस 2, इनका गुणनफल है वो 6723 है। इसका मतलब वो है तो नजदीक नजदीक, उनमें दो का ही फर्क है। तो जैसे मान लीजिए आप देखें कि 40 है और इसके नजदीक की विषम संख्याएं लेते हैं जैसे 41 और 43। तो 41 और 43 को अगर गुणा करेंगे तो 40 के और 40 के दो बार गुणनफल के आसपास ही कहीं होगा। एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 40 को 40 से गुणा करना बहुत आसान है। 4 चौके 16 और 0 और 0 2 0 तो 1600, अर्थात आप 40 का सीधा वर्ग करेंगे तो 1600। तो आपको पता चल जाएगा कि 41 को और 43 को गुणा करेंगे तो वो 1600 के नजदीक होगा, 1600 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। अब यहाँ पे जो है वो 6723 है, इसका मतलब ये संख्या 40 के नजदीक तो नहीं है। फिर और आगे चलते हैं 50 वाली लाइन में। अब 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये 2500 के नजदीक भी नहीं है। फिर 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर 36 और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो 3600, इसके नजदीक भी नहीं है। फिर चेक करते हैं 70, 7 का स्क्वायर 49 और 2 जीरो, इसके नजदीक भी नहीं है। इसका मतलब फिर चेक करते हैं 80, 8 का स्क्वायर 64 और 2 जीरो, हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा है भाई, 6400 से 6700 है। इसका मतलब वो संख्या 80 से थोड़ी बड़ी हो सकती है। फिर चेक करते हैं 90, तो 9 का स्क्वायर
81 और 2 जीरो, इसका मतलब 8100 से कम है, तो वो संख्या 80 से तो ज्यादा है और 90 से कम है। इतना अंदाज आप लगा सकते हैं। वापिस समझिए, दो विषम संख्याएं हैं, इसका मतलब हो सकता है वो 81 हो, भाई 80 से तो है ज्यादा और 90 से है कम, क्योंकि 80 का स्क्वायर 6400 होता है और ये 6723 है, 6723 है, इसका मतलब 6400 से ज्यादा लेनी है। तो 80 से तो वो संख्याएं बड़ी है, क्योंकि आप जो संख्याएं लेंगे वो x और x प्लस 2, मतलब जैसे 81 लिया तो 83 लेना होगा, 83 लिया तो 85 लेना होगा, 85 लिया तो 87 लेना होगा। इस प्रकार से आपको संख्याएं लेनी है। तो आप एक नॉर्मल अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संख्या 80 और 90 के बीच में है। चलो जी सोल्व करके देखते हैं। अब 80 और 90 के बीच में आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी है, एक बार लिख लेते हैं। 81 है, 83 है, 85 है, 87 है और 89 है। अब इनका गुणा करें तो 6723 आना चाहिए। अब एक तरीका आपको मैं और बता देता हूं जो नॉर्मली आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, कि आप क्या इनको गुणा कर करके चेक करेंगे कि ये कौन से आएगा, नहीं करना है। आपको केवल इकाई अंक देखना है कि कौन से दो संख्याओं के गुणा करने से, जैसे इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करो, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, और गुणनफल भी कितना आ रहा है उसका इकाई अंक भी कितना है 3, इसका मतलब वो 81 और 83 हो सकता है, संभावना है। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसकी संभावना बनती है। फिर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं 83 और 85 को। अगर 83 को 85 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 3 और 5, 3 को 5 से गुणा किए तो 5 3 15, 15 का हुआ 5, इसका मतलब जो भी आएगा उसका इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक 3 आना चाहिए, इसका मतलब 83 85 नहीं है, क्योंकि हमें दो लगातार विषम संख्या लेनी है। तो 85 और 87 को भी चेक करते हैं। 7 पंजे 35, इसमें भी इकाई अंक 5 आएगा, ये भी नहीं है। 87 और 89 को चेक करते हैं। 9 संते 63, 63 का आया 3, इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इन दोनों की होने की संभावना है। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में हम चेक करके देख लेते हैं कि किसके गुणा करने से ऐसा आता है। तो पहले इसको चेक करते हैं, 81 को 83 से। 81 को 83 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 8 3 24, और ये 8 एकम 8, 8 अंटे 64, और ये 3 8 4 12 का 2, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 67 23, बिल्कुल सही है, 67 23 आ रहा है। इसका मतलब ये गुणनफल किसका है, 81 और 83 का है। तो ये जो टुकड़े होंगे वो 81 और 83 होंगे। तो बड़ा टुकड़ा तो हो जाएगा 83x और छोटा 81x, 83x माइनस 81x जोड़ेंगे तो बचेगा 2x, गुणा करेंगे तो ये 6723 होगा बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लिया x तो ये हो गया x प्लस 83, और यहाँ पे कॉमन लिया माइनस का 81, तो ये x और प्लस, आपको पता ही 81 गुणा 83 था, तो 81 कॉमन ले लिया तो बच गया 83 बराबर 0। वही x प्लस 83 को फिर से कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 81 और बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 83। क्या कोई विषम संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 81 बराबर 0 करने से x का मान आ जाएगा 81। विषम संख्या भी है और प्लस में भी है, इसका मतलब ये विषम संख्या हो सकती है। तो x का मान आ गया 81, तो पहली संख्या आ गई 81। अब पूछा गया है कि उस संख्या मतलब छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है, तो 81 का आपको रूट बताना है, कितना आ जाएगा 9। तो ये तो तरीका था भाई इस प्रकार से सोल्व करने का, जो एग्जाम के लिए सही नहीं है। ये बेसिक तरीका, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्या तरीका होगा कि भाई आप इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए, तो मैं तरीका आपको बता देता हूं। आप एक बार इसके ऑप्शन को देखिए, आपको कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है, इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या उसका रूट है इन ऑप्शन में। तो ये 91 अगर रूट है तो इसका मतलब वो छोटी वाली संख्या 91 का वर्ग है। अब 91 खुद है, अगर ये किसी संख्या का रूट है, भाई कोई संख्या थी उसका रूट है 91, इसका मतलब वो संख्या ज्ञात करने के लिए 91 का वर्ग करना होगा। अब 9 का वर्ग होता है 81 और 90 का होता है 8100, तो खुद 90 का वर्ग ही 8100 आ गया,
और फिर एक संख्या 91 है तो एक संख्या अगली 93 होगी, फिर इसका वर्ग ये और इसका वर्ग, इसका वर्ग 8100 से ज्यादा और इसका वर्ग भी 8100 से ज्यादा। अगर गुणा करेंगे तो क्या 6723 ही थोड़ी आएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसका मतलब 91 तो नहीं हो सकता। वापिस समझो, इसने कहा छोटी संख्या का वर्गमूल, तो अगर छोटी संख्या 91 होती, सॉरी, छोटी संख्या का वर्गमूल 91 होता, इसका मतलब छोटी संख्या 91 का वापिस वर्ग ज्ञात करने पे होगा, और 91 का वर्ग बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो 91 का वर्ग बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब अगली संख्या का वर्ग और भी ज्यादा होगा। भाई 91 और उसका वर्ग इतना बड़ा, और अगली संख्या इससे भी दो ज्यादा होगी। भाई एक विषम संख्या लेनी है, 93 नहीं लेना, यहाँ पे एक विषम संख्या लेनी है जो यहाँ पे इसका वर्ग करने पे आएगी, उससे दो ज्यादा होगी, फिर दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो 6723 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं बी। अगर छोटी संख्या का रूट 9 है, इसका मतलब छोटी संख्या क्या है, 9 का वापिस स्क्वायर कर दो 81, एक संख्या 81 तो अगली कंफर्म क्या होगी 83, गुणा करके चेक कर लेना 6723 आएगा, नहीं तो इकाई अंक से पहचान लेना, 3 एकम 3, इकाई का अंक 3 आएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर 7 से करते तो 7 का स्क्वायर होता 49, तो छोटी संख्या होती 49, तो अगली संख्या 51, अगर गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, इकाई का अंक 9 आएगा, जबकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना आना चाहिए 3, इसका मतलब 7 भी सही नहीं है। अब 729, अगर 91 ही नहीं है, यही संख्या बहुत बड़ी है, तो 729 तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वर्गमूल 729 है, इसका मतलब वो संख्या 729 का स्क्वायर होगी, फिर उससे दो ज्यादा है, अगली होगी, फिर दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये बहुत बड़ी 10-12 डिजिट की कोई संख्या आएगी, जबकि हमें केवल 4 डिजिट की संख्या चाहिए। तो ये ऑप्शन वाला तरीका सही भी है और इसमें कम टाइम आपको लगने वाला है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 8वां। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब क्रमागत सम संख्याएं लेनी है तो एक संख्या आपने अक्स ली तो दूसरी आप अक्स प्लस 2 ले सकते हैं। फिर कहा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर इसका मतलब इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है, तो ये तो हो गई संख्याएं, सम संख्याएं, और कौन सी क्रमागत, मतलब लगातार एक के बाद एक, तो क्रमागत कह दो चाहे सतत कह दो, एक ही बात है। दो क्रमागत सम संख्याएं ये होगी, अब इनके करना है वर्ग, इनका वर्ग हो गया अक्स का स्क्वायर और अक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अंतर ज्ञात करना है तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के ज्ञात किया जाता है। जैसे कहा जाए राम और श्याम की आयु में कितने साल का अंतर है, तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले की आयु को घटाएंगे, अंतर के लिए हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, तो अक्स प्लस 2 के स्क्वायर में से घटाना है अक्स के स्क्वायर को, तो अंतर आ जाएगा, और अंतर कितना दिया गया है, वर्गों का अंतर है 84। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग मतलब आपको अक्स का और अक्स प्लस 2 का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करेंगे तो योग हो जाएगा अक्स प्लस 2, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, यहां से इसको सोल्व करते हैं तो वही द्विघात समीकरण वाला तरीका, और आप इसको सोल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका जिसे आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है, तो क्या आप एक संख्या x और एक संख्या y मान सकते हैं, बिल्कुल। इनके वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसका अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये तो दिया गया है कितना 84। ठीक, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब आपको याद आ रहा होगा ये एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 84। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 84। ठीक है, अब आप जानते हैं कि x और y जो है वो सम संख्याएं हैं, और कौन सी सम संख्याएं हैं, दो लगातार सम संख्याएं हैं। तो इन दोनों लगातार सम संख्याओं का कोई भी दो लगातार सम संख्याएं ले लो, 20 और 22 ले लो, आप चाहें तो 44 और 46 ले लो, इनका अंतर हमेशा कितना होता है, 2 होता है, मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2।
भाई दो लगातार सम संख्याएं हैं, तो दो लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। पहली संख्या जितनी है उससे 2 ज्यादा होती है अगली संख्या, तो इनका अंतर मतलब x माइनस वाई का मान तो आप आसानी से लिख सकते हैं कितना, 2। आपको इनका योग ही तो चाहिए, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कर लो। इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 84 में 2 का भाग चला जाएगा, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 84 का आधा 42। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। वापिस समझो, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो आप इस बार सम संख्याएं x और y मान सकते हैं एक बार के लिए। इनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप चाहें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार तो जुड़ेगा x प्लस वाई होगा, एक बार होगा x माइनस वाई, और गुणा करेंगे तो आएगा 84। वैसे आपको कायदे से y माइनस एक्स ही लिखना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, क्योंकि बड़ी वाली में से छोटी वाली घटानी चाहिए। यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इसलिए मैंने लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार आप एक्स माइनस वाई लिख लेंगे। अब इतना ध्यान आपको लगाना ही होगा कि दो लगातार सम संख्याएं हैं या दो लगातार विषम संख्याएं हैं, तो उनका अंतर हमेशा 2 होता है। तो x माइनस वाई का मान हमेशा 2 आएगा, सम संख्या के लिए भी और विषम संख्या के लिए भी। ठीक, तो आ गया 2, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा, इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 84 में 2 का भाग चला जाएगा। अब ये सवाल तो हो गए, अब आपके लिए आज के लिए एक होमवर्क देता हूं, दो क्रमागत में लिख देता हूं विषम, यहाँ पे लिख लीजिए विषम, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, और ये लिख देता हूं मैं 90 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको सोल्व करके बताना है। आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के बताएंगे कि इसका सवाल का उत्तर क्या है। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 90 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा। आप सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। धन्यवाद।